आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे शाहजहाँ का इतिहास। इससे पहले मुग़ल साम्राज्य से जितने भी शासक हुए उनके बारे में पढ़ाया जा चुका है। आप लोग जाके मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो शाहजहाँ के बारे में आज पढ़ेंगे। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको शाहजहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। शाहजहाँ का शासनकाल 1628 से 1657 ईस्वी तक रहा। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहाँ 1628 में बैठे। तो 1628 ईस्वी में यह सिंहासन पे बैठ जाते हैं। आपको बहुत से किताब में 1627 दिया रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सिंहासन पे 1628 ईस्वी में बैठते हैं। इनके शासन पे बैठने से पहले 2-4 महीने का प्रारंभिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शाहजहाँ का बचपन का नाम खुर्रम था। इनके बचपन का नाम खुर्रम था। इनका नाम शाहजहाँ जहांगीर ने अहमदनगर की विजय अभियान के बाद प्रदान की थी। जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी कि शाहजहाँ का जन्म लाहौर में होता है। शाहजहाँ के पिता का नाम जहांगीर था। इनके पिता का क्या नाम है? तो इनके पिता का नाम जहांगीर है। 24 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहाँ आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पे बैठे। जब यह राजगद्दी पे बैठे तो इन्होंने अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण की। इनकी पिता की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो गई, लेकिन यह सिंहासन पे 2-4 महीने बाद बैठे, क्योंकि इनको 2-4 महीने की प्रारंभिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। 1612 ईस्वी में शाहजहाँ का विवाह आसफ खान यानी कि नूरजहाँ का भाई की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। शाहजहाँ का विवाह नूरजहाँ का जो भाई था आसफ खान, इन्हीं की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। शाहजहाँ ने इसे मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी। अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहाँ ने मलिका ए जमानी की उपाधि दी थी। इन्हीं को मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है। जो अर्जुमंद बानो बेगम है, इन्हीं को मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहाँ की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम के 14 बच्चे होते हैं, जिसमें से 7 बच्चों की मृत्यु हो जाती है और 7 बच्चे जीवित रहते हैं। जो इनकी पत्नी है अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज़ महल, इनके 14 बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें से 7 मर जाते हैं और 7 जीवित रहते हैं। उनके बारे में जान लेते हैं। इनमें से 4 पुत्र होते हैं और 3 पुत्रियां होती है। तो शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह शुजा, ये उनके पुत्र थे। और 3 पुत्रियां भी थी, जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। ठीक है, आप लोग शाहजहाँ के पुत्र और पुत्रियों को भी याद रखें। इनसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए आते हैं। सात जून 1631 ईस्वी को 14वें बच्चे को जन्म देने में प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई। जब यह 14वें बच्चे को जन्म दे रहे थे 1631 में, तभी प्रसव पीड़ा के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है।
मुमताज़ महल यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम की। तो शाहजहाँ अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। तो ताजमहल के बारे में अच्छी तरह से आगे देखेंगे इसी वीडियो में। मेवाड़ से युद्ध व संधि। अब जान लेते हैं शाहजहाँ ने मेवाड़ से युद्ध व संधि किस प्रकार की थी। तो अकबर के कई प्रयासों के बाद भी मेवाड़ नहीं जीत सका, ठीक है ना। अकबर जो इनके दादा थे, इनके कई प्रयास के बाद भी यह जीत नहीं सका। तो जो इनके पिता थे जहांगीर, यह अपने पिता के सम्मान में मेवाड़ पर अधिकार करना चाहते थे। जहांगीर अपने पिता के सम्मान में मेवाड़ पर अधिकार करना चाहते थे। तो 1608 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पुत्र परवेज को मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए भेजा और इसके साथ इनकी मदद करने के लिए महावत खान जो कि इनके सेनापति था, इन्हें भी भेजा, परंतु यह अमर सिंह को नहीं हरा सका। इसके बाद परवेज को वापस बुला लिया गया। तो बाद में 1614 ईस्वी में जहांगीर गुस्से में अपने पुत्र खुर्रम यानी कि शाहजहाँ को ही मेवाड़ विजय के लिए भेज देते हैं। तो खुर्रम वहाँ जाकर बहुत कत्ले आम मचाता है, यानी कि बहुत खून खराबा करता है और फसलों को भी नष्ट कर देता है, जिससे किसान बहुत प्रभावित होते हैं। ये सभी देखकर अमर सिंह खुर्रम के सामने संधि का प्रस्ताव रखते हैं और खुर्रम इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार मेवाड़ मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। अब देख लेते हैं दक्षिण विजय अभियान जो शाहजहाँ किए थे, इनके बारे में। तो इस समय यहाँ के शासक मलिक अंबर थे। शाहजहाँ ने इसे पराजित कर दिया। जो मलिक अंबर थे, इनको यह पराजित कर दिया और इसे भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद अहमदनगर विजय अभियान करते हैं और इसे भी जीत लेते हैं। इसके बाद जो इनके पिता जहांगीर है, इन्होंने बहादुरी को देखकर इनका नाम शाहजहाँ प्रदान किया, ठीक है ना। अहमदनगर की सफलता के बाद ही इनका नाम शाहजहाँ पड़ा था। तो इस प्रकार इसने राजा बनने से पहले ही अपनी अच्छी प्रतिभा का परिचय दिया था। जो शाहजहाँ थे, इन्होंने पहले से ही अपनी प्रतिभा दिखा दिया था। 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, तब शाहजहाँ दिल्ली और आगरा के आसपास मौजूद नहीं होता है। ऐसे में जो वहाँ के दरबारी था, उसे एक अच्छा मौका मिलता है कि शाहजहाँ की जगह पर किसी और को राजा बनाया जाए। जब जहांगीर की मृत्यु होती है, तो उस समय शाहजहाँ न ही दिल्ली और न ही आगरा में मौजूद रहता है। तो यह सब देखकर जो उनके दरबारी थे, उनको अच्छा मौका मिल जाता है कि शाहजहाँ की जगह पर किसी और को राजा बनाया जाए। देख लेते हैं शाहजहाँ की प्रारंभिक चुनौतियाँ जो उनको राजा बनने से पहले मिली थी। आसफ खान जो कि शाहजहाँ के ससुर थे और नूरजहाँ का भाई था, उस समय यह आगरा में ही स्थित था। उसे यह बात पसंद नहीं आई क्योंकि वह अपने दामाद को शासक बनते हुए देखना चाहता था। जो आसफ खान थे, वह अपने दामाद को शासक बनते हुए देखना चाहते थे। इसलिए उसने तुरंत अपने दामाद शाहजहाँ को सूचना भेजी कि जल्द आगरा आ जाए। जो आसफ खान थे, इनके ससुर, इन्होंने शाहजहाँ को एक चिट्ठी लिखी और जल्द आगरा आ जाने का फरियाद किया। शाहजहाँ ने भी पत्र के जरिए आसफ खान को यह संदेश भेजा कि जितने भी हमारे विरोधी हैं, उनकी हत्या करवा दी जाए। शाहजहाँ को पत्र मिल जाता है कि
मेरे नहीं होने के कारण जो वहाँ के दरबारी है वह किसी और को राजा बनाना चाहते हैं। तो ये सब देखकर शाहजहाँ पत्र लिखते हैं आसफ खान को कि जितने भी मेरे विरोधी हैं उन सभी को हत्या कर दी जाए। तो जो आसफ खान थे इन्होंने जितने भी शाहजहाँ के विरोधी थे इन सभी को हत्या कर डाले। तो शाहजहाँ को बादशाह बनने के लिए 4 से 5 महीने का संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इसे ज़्यादा लड़ाई नहीं करना पड़ा क्योंकि ज़्यादातर इसका काम आसान आसफ खान ने ही कर दिया था, जो कि इनके ससुर थे। इन्होंने ही इनका काम आसान कर दिया था। इस तरह 24 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहाँ का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है ना, यह राजगद्दी पे 1628 ईस्वी में बैठ गए। शाहजहाँ के विरुद्ध निम्नलिखित विद्रोह। अब यह राजा बन गए तो इनको कुछ विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। चलिए एक एक करके सभी विद्रोह को देख लेते हैं। सबसे पहले बुंदेलों का विद्रोह हुआ। 1628 में ओरछा के शासक जुझार सिंह ने शाहजहाँ के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सबसे पहले बुंदेलों ने विद्रोह किया था। तो इस विद्रोह को 1635 में जुझार सिंह की हत्या कर समाप्त कर दी गई। शाहजहाँ ने 1635 में जुझार सिंह की हत्या कर दी और इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। इसके बाद खान जहाँ लोदी का विद्रोह, जो कि 1628 से 1631 तक चला। दक्षिण भारत में खान जहाँ लोदी एक अफगान सरदार था। उसने शाहजहाँ के खिलाफ विद्रोह कर दिया और स्वयं अहमदनगर का शासक घोषित कर दिया। जो खान जहाँ लोदी था यह अफगान का एक सरदार था जो कि दक्षिण भारत में रहता था। तो उसने अहमदनगर में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। यह बात से शाहजहाँ दुखी हुआ और इसने उसका पीछा किया। अंततः 1631 में इसे मृत्यु दंड दे दिया और इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। ठीक है ना। उसके बाद पुर्तगालियों का विद्रोह 1632 में। पुर्तगाली जो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे वह शाहजहाँ के समय अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने लगते हैं, जैसे कि कई क्षेत्रों में मुगल सैनिकों को भगाना, खुद से ही कर वसूलना, कर को बचाना, यहाँ तक के भारतीय महिलाओं से विवाह करना और ज़बरदस्ती उन पर ईसाई धर्म स्वीकार करने का कार्य करना, यह सभी पुर्तगालियों करते हैं। ठीक है ना। जो पुर्तगाली थे यह भारत व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन शाहजहाँ के समय यह मुगल सैनिकों को भगाने लगते हैं, खुद ही कर को वसूल करने लगते हैं और कर को बचाने लगते हैं, और साथ ही साथ जो भारतीय महिलाएं होती है उनके साथ विवाह कर लेते हैं और उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए कहते हैं। इन सभी बातों को देखते हुए शाहजहाँ ने 1632 में बंगाल के सूबेदार कासिम खान को हुगली के पुर्तगालियों का दमन करने का आदेश दिया और कासिम खान ने हुगली पर आक्रमण करके अनेक पुर्तगालियों की हत्या कर दी और हजारों को बंदी भी बना लिया। इन सभी बातों को देखकर शाहजहाँ बंगाल के सूबेदार कासिम खान को आदेश देते हैं कि हुगली के पुर्तगालियों का दमन करें। तो कासिम खान हुगली पर आक्रमण कर देते हैं और यह अनेक पुर्तगालियों की हत्या कर देते हैं और बहुत से पुर्तगालियों को बंदी भी बना लेते हैं। इसके बाद देखते हैं सिख संप्रदाय का विद्रोह। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा कर देने के बाद से ही मुगलों और सिखों के बीच से संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं।
जो शाहजहां के पिता थे जहांगीर, इन्होंने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। उसी समय से मुगलों और सिखों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन जाता है और यही तनावपूर्ण स्थिति शाहजहां के समय देखने को मिलता है। शाहजहां के शासन के समय सिखों के गुरु हरगोविंद थे। यह मुगलों के कोई भी बात को स्वीकार नहीं करते हैं, जिस कारण सिखों और मुगलों के बीच बहुत समय तक संघर्ष चलता रहता है। जब शाहजहां राजगद्दी पर बैठे तो उस समय सिखों के गुरु हरगोविंद थे। यह शाहजहां के कोई भी बात को नहीं स्वीकार करते हैं, जिस कारण सिखों और मुगलों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बना रहता है। शाहजहां ने अपने विद्रोह के साथ साथ साम्राज्य विस्तार भी किया था। तो इनका साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं। दक्षिण भारत अभियान, इसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान अहमदनगर अभियान था, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। क्योंकि 1628 ईस्वी में जहां खान विद्रोह कर यहाँ का शासक घोषित कर देते हैं, तो यह इनका पीछा करते हैं और उन्हें हराकर फिर से अहमदनगर को 1632 में मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं। अहमदनगर का अभियान इन्होंने जहांगीर के शासन में भी किया था। इसी अभियान से जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां ने गोलकुंडा और बीजापुर अभियान भी किया, लेकिन यहाँ वह संघर्ष ज़्यादा मजबूती से नहीं कर सका, क्योंकि यह वह दौर था जब उसकी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम की 1631 में मृत्यु हो जाती है और वह बार बार लौटकर उत्तर भारत आ जाते थे, जिस कारण वह गोलकुंडा और बीजापुर को अपने अधीन नहीं कर पाते हैं। कंधार अभियान करते हैं, कंधार को भी अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। कंधार भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफगानिस्तान क्षेत्र में स्थित था। यहाँ पर ईरानी फारस अधिकार किए हुए थे। जो फारस थे वह यहाँ पे अधिकार किए हुए थे। यह एक ऐसा सीमा प्रांत क्षेत्र था जहाँ से किसी के भी भारत में प्रवेश करने के रास्ते बनते थे। जो अफगानिस्तान का क्षेत्र था, यह वह क्षेत्र था जहाँ से भारत में किसी को भी प्रवेश करने का रास्ता बनता था, लेकिन यहाँ पे ईरानी शासक अधिकार किए हुए थे। 1622 में ही जहांगीर के समय में ईरानी ने इसे जीत लिया था। इसे 1622 में ही जहांगीर के शासनकाल में ईरानी जीत लिए थे, किंतु जब शाहजहां शासक बने तो उन्होंने 1638 ईस्वी में कंधार को अपने अधीन कर लिया और इस तरह शाहजहां की सीमा कंधार तक फैल गया। ठीक है ना, इनकी सीमा कंधार तक फैल गया था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में पुत्रों को अलग अलग जगह का सूबेदार बनाया था। जो इनके पुत्र थे इन सभी को अलग अलग जगह का सूबेदार बनाया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण औरंगजेब है, जो आगे चलकर शासक बने। शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया था। जो औरंगजेब थे इनके पुत्र, इनको इन्होंने दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया था। अब देख लेते हैं शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें। दिल्ली का लाल किला, ठीक है ना, लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है, ये सभी निर्माण शाहजहां ने करवाए थे। दीवाने खास, दीवाने आम, जामा मस्जिद, इसका निर्माण दिल्ली में करवाए थे। यह सबसे बड़ा मस्जिद है इंडिया का। मोती मस्जिद जो कि आगरा में स्थित है।
और सबसे खूबसूरत ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है। ये सभी कृतियाँ शाहजहाँ ने बनवाए थे। अब देखते हैं ताजमहल का निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। ताजमहल के बारे में जान लेते हैं। तो अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण कराया। शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में हो जाती है। तो इसके बाद 1631 से शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण शुरू किया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की। जो उस्ताद ईसा थे, इन्होंने ताजमहल की रूपरेखा तैयार किए। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने ताजमहल को बनाए थे। ताजमहल का निर्माण होने में लगभग 22 वर्ष लगा। 1631 से 1653 तक का समय लगा, यानी कि 22 वर्षों का समय लगा। ताजमहल बनकर 1653 में तैयार हो गया। ताजमहल को पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर के उपयोग से बनाया गया था। सफ़ेद संगमरमर जो कि राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जो सफ़ेद संगमरमर का यूज किया गया था ताजमहल बनाने में, यह सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि ताजमहल बनके तैयार होने के बाद जितने भी मजदूर ने ताजमहल को बनाया था, शाहजहाँ ने उन सभी का हाथ कटवा दिया था, ताकि आगे चलकर इस प्रकार का निर्माण कोई और नहीं कर सके। अब देख लेते हैं मयूर सिंहासन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। ये भी इम्पोर्टेंट है। मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस भी कहा जाता है। तो इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। जो तख्ते ताउस है, इसका निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन को दीवाने खास में रखा था। जो दीवाने खास की स्थापना शाहजहाँ ने ही किया था, तो इसी में मयूर सिंहासन को रखा था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खान था, यानी कि मयूर सिंहासन बनाने का कार्य बेबादल खान किए थे। मयूर सिंहासन को पूर्णतः सोने और जवाहरात से बनाया गया था। जो मयूर सिंहासन है, इसमें सिर्फ सोना और जवाहरात का उपयोग किया गया था। मयूर सिंहासन में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी लगा था। जो कोहिनूर हीरा है वह इसमें लगा हुआ था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला हुआ। जो मोहम्मद शाह रंगीला थे, यह इस तख्त ताउस पर बैठने वाले अंतिम सम्राट थे। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया और मयूर सिंहासन लूटकर अपने यहाँ ले गया। वर्तमान में जो कोहिनूर हीरा है, जो तख्त ताउस में लगा था, यह ब्रिटिश के पास है। ठीक है ना। कोहिनूर हीरा वर्तमान में ब्रिटिश के पास है। इसके बाद देख लेते हैं उत्तराधिकारी का युद्ध, जो कि 1658 से 1659 ईस्वी तक चला। 1658 से 1659 ईस्वी तक उत्तराधिकारी युद्ध चला। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहाँ के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ। 1657 में शाहजहाँ गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं और उसकी मृत्यु का अफवाह फैला दी जाती है, जिस कारण जो भी उनके पुत्र थे उन सभी के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध चलना शुरू हो जाता है। उस समय दारा शिकोह वही मौजूद था, शाह शुजा बंगाल में था, मुराद बख्श गुजरात में था और जो औरंगजेब है यह दक्कन में था, यानी कि दक्षिण भारत में।
लेकिन शाहजहां के सभी पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसीलिए शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन उनके सभी बेटों ने यह आदेश नहीं माना और विरोध किया। ठीक है ना। शाहजहां के सभी पुत्रों में जो दारा शिकोह थे यह सर्वाधिक विद्वान थे, इसीलिए शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए, लेकिन इनके सभी बेटों ने इस आदेश को नहीं माने। औरंगजेब तुरंत दक्कन से गद्दी प्राप्त करने के लिए यहाँ चला आता है। उसके बाद युद्ध प्रारंभ हो जाती है। देखते हैं सभी युद्धों को। सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध, जो कि 24 फरवरी 1658 में हुआ था। तो उत्तराधिकारी के युद्ध में सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध हुआ। यह युद्ध दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में दारा शिकोह की विजय हुई। ठीक है ना। दारा शिकोह शाह शुजा को हरा देते हैं। इसके बाद घरमट का युद्ध हुआ। घरमट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को लड़ा गया। यह युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में औरंगजेब का साथ मुराद बख्श ने दिया था। जो मुराद बख्श थे, इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया था। तो इस युद्ध में दारा शिकोह की पराजित हो गई, यानी कि यह युद्ध औरंगजेब जीत गया। इसके बाद फिर से सामूगढ़ का युद्ध हुआ 29 मई 1658 में। घरमट के युद्ध में पराजित होने के बाद भी दारा शिकोह ने हार नहीं मानी। घरमट के युद्ध में दारा शिकोह हार जाते हैं, परंतु यह हार नहीं माने और फिर ये सामूगढ़ का युद्ध लड़े। ठीक है ना। जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, यह दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी मुराद बख्श ने औरंगजेब का साथ दिया था। इस बार भी दारा शिकोह पराजय का सामना करना पड़ा और औरंगजेब को जीत की प्राप्ति हुई। सामूगढ़ के युद्ध में भी औरंगजेब ही जीत गया। इसी युद्ध के बाद यह तय हो गया था कि औरंगजेब ही मुगल वंश का अगला शासक बनेगा। जब वह सामूगढ़ का युद्ध जीत जाते हैं तो इस बात का पता चल जाता है कि मुगल वंश का अगला शासक औरंगजेब ही बनेंगे। देवराय का युद्ध हुआ, जो कि 14 मार्च 1659 में हुआ। यह युद्ध भी दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया। फिर से इस युद्ध में भी औरंगजेब की विजय हुई। ठीक है ना। यह युद्ध भी दारा शिकोह हार जाते हैं। अगस्त 1659 में दारा शिकोह की हत्या कर यह वास्तविक रूप से राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। 1659 ईस्वी में औरंगजेब दारा शिकोह को मार देते हैं। इसके बाद यह वास्तविक रूप से मुगल वंश का अगला शासक बन जाते हैं। औरंगजेब शासक बनते ही अपने पिता यानी कि शाहजहां को कैद करवा देते हैं। जो इनके पिता थे शाहजहां, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी मृत्यु का अफवाह फैला था। तो इसके बाद यह इनको कैद करवा देते हैं। शाहजहां को ताजमहल के सामने एक महल में जीवन भर के लिए कैद कर दिया जाता है। 1666 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। शाहजहां की मृत्यु 1666 में हो जाती है। दारा शिकोह से महत्वपूर्ण तथ्य। शाहजहां के सभी पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। दारा शिकोह खुद भी एक बड़ा विद्वान था। उसने भी कई ग्रंथों की रचना की थी, कई पुस्तकों का रूपांतरण भी किया था और अनुवाद करके कई अन्य भाषाओं में इनकी रचना भी करवाई थी। दारा शिकोह ने भगवत गीता, योग, वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। ठीक है ना। दारा शिकोह ने भगवत गीता, योग, वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण इन सभी का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। दारा शिकोह ने
उपनिषदों को सिर्रे अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था। रेनपुर इतिहासकार ने दारा शिकोह को सहिष्णु विचारों के कारण इसे लघु अकबर की उपाधि दी है। जो रेनपुर है एक इतिहासकार, इन्होंने दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दी है। शाहजहां ने भी दारा शिकोह के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इसे शाह बुलंद इकबाल यानी कि किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून की उपाधि प्रदान की है। ये दोनों उपाधि दारा शिकोह को प्रदान की गई है। लघु अकबर की उपाधि भी दारा शिकोह को प्रदान की गई है और शाह बुलंद इकबाल यानी कि किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून की उपाधि भी दारा शिकोह को प्रदान की गई है। इसके बाद देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए इन्होंने यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद की नींव रखी थी। शाहजहां के संगीतज्ञ लाल खान को गुण समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ जो हिंदी का कवि था उसे महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया था। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। ठीक है ना। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम थे। शाहजहां ने आसफ खान, वजीर पद एवं महावत खान को खाने खाना की उपाधि प्रदान की। शाहजहां ने आसफ खान यानी कि अपने ससुर को वजीर पद दिए थे और महावत खान यानी कि सेनापति को खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट BBI। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का युग कहा जाता है। शाहजहां ने सिजदा यानी कि राजा को सर झुकाकर सलाम करना और पैबोस यानी कि नीचे बैठकर राजा के पैरों को चूमना ये प्रथा को बंद करवाया था। शाहजहां ने सिजदा और पैबोस को बंद करवाया। शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू कर दिया। जो तीर्थ यात्रा कर लगते थे इन्होंने फिर से लागू कर दिया। लेकिन कविंद्र आचार्य के प्रयास के वजह से बनारस और इलाहाबाद के क्षेत्र में तीर्थ यात्रा कर हटा दिया गया। हुमायूं का मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। जो हुमायूं का मकबरा है वह ताजमहल के जैसा ही प्रतीत होता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था। ठीक है ना। हमने पीछे देखा मुग़ल साम्राज्य के अगला शासक बन गए तो उन्होंने अपने पिता को कैद करवा दिया 1658 में। तो आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष मतलब कि कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को जब वह 74 वर्ष के थे तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। शाहजहां की मृत्यु 1666 में हो जाती है। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शाहजहां का जन्म कब हुआ था? शाहजहां का जन्म 1592 में हुआ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, शाहजहां के माता का क्या नाम है? ऑप्शन सी, जगत गोसाई। क्वेश्चन नंबर 3, शाहजहां गद्दी पर कब बैठे?
ऑप्शन सी 1628 में। क्वेश्चन नंबर 4, शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ? ऑप्शन सी अर्जुमंद बानो बेगम, इन्हीं का नाम मुमताज महल भी है। क्वेश्चन नंबर 5, किस अभियान की सफलता के बाद खुर्रम का नाम शाहजहां पड़ा? ऑप्शन बी अहमदनगर। क्वेश्चन नंबर 6, शाहजहां ने दक्षिण भारत का सूबेदार किसे बनाया? ऑप्शन ए औरंगजेब को। क्वेश्चन नंबर 7, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन डी शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शाहजहां की कीर्ति नहीं है? ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 9, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन डी शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 10, शाहजहां के सभी पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान कौन था? ऑप्शन बी दारा शिकोह। क्वेश्चन नंबर 11, घरमट का युद्ध कब हुआ? बताइए, घरमट का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन बी 1658 में। क्वेश्चन नंबर 12, देवराय का युद्ध में किसकी विजय हुई? ऑप्शन ए औरंगजेब की। क्वेश्चन नंबर 13, लघु अकबर के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन बी दारा शिकोह को। क्वेश्चन नंबर 14, शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 15, शाहजहां की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन बी 1666 में। तो आज का थ्योरी क्लास ये पे ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।